कथा संवेद, कथा संवेद, कथा संवेद, कथा संवेद। कथा संवेद 22 नासिरा शर्मा की कहानी सबूत। वरिष्ठ कथाकार नासिरा शर्मा का जन्म 22 अगस्त 1948 को इलाहाबाद में हुआ। सारिका के नवलेखन अंक में 1976 में प्रकाशित कहानी बुतखाना से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाली नासिरा जी की लगभग 60 किताबें प्रकाशित हैं। इनका विपुल रचना संसार, उपन्यास, कहानी और बाल साहित्य से लेकर वैचारिक आलेख और संस्मरणों तक फैला हुआ है। इनके अतिरिक्त इन्होंने इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान व भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों के साथ जो साक्षात्कार किए हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने खुद को हिंदू और गो समर्थक बताने के बावजूद गाय और मनुष्य में किसी एक को चुनना हो तो मनुष्य को चुनने की बात कही है। गांधी जी के इस विचार का हिंदी कहानी पर प्रभाव कहें या तत्कालीन भारतीय समाज की मांस मज्जा में घुले सह अस्तित्व की भावना, हंस अप्रैल 1931 में प्रकाशित अपनी कहानी कुर्बानी में शिवरानी देवी ने इस विचार को जिस संवेदनात्मक तरलता के साथ रेखांकित किया था वह हिंदी कहानी के इतिहास का एक जरूरी अध्याय है। कुर्बानी के ठीक 92 वर्ष बाद प्रकाशित हो रही नासिरा शर्मा की कहानी सबूत गांधी के विचार और स्वप्न तथा शिवरानी देवी की उस कहानी से बहुत दूर जा खड़ी सामाजिक राजनैतिक नियतियों को साहसिक पक्षधरता के साथ रेखांकित करती है। तकनीकी प्रगति और समृद्धि के बूते अर्जित सूचना और संचार की क्रांतियों से जगमगाते समय में सांप्रदायिक एजेंडे के तहत सामाजिक सच्चाइयों और पॉलिटिकल नैरेटिव के बीच जो एक नियोजित फासला खड़ा किया जा रहा है वह हर संवेदनशील नागरिक के लिए चिंता का सबब है। ऊ पॉलिटिक्स बा ई सच्चाई बा के यथार्थपरक संवाद को सुनकर चकराए जुबैर की मनोदशा को यह कहानी जिस सहज विडंबनाबोध के साथ अपने पाठकों के मानस पटल पर अंकित कर जाती है उसी में इस कहानी का मर्म छिपा हुआ है। राजनीति द्वारा निर्मित और प्रायोजित समय सत्यों को प्रकटतः रेखांकित करती इस कहानी के पार्श्व में सामाजिक सह अस्तित्व की वर्षों पुरानी स्वाभाविक उपस्थिति को क्षतिग्रस्त किए जाने की जो छवियां शामिल हैं उसे जानना और समझना आज हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं वरिष्ठ कथाकार नासिरा शर्मा की ताज़ा कहानी, उन्हीं की जुबानी सबूत। जुबैर की चकराहट इस जवाब से कम नहीं हुई थी। ऊ पॉलिटिक्स बा ई सच्चाई बा, बल्कि उन व्यथित दिनों को जिन्हें वो भूल चुका था उसकी याद ताज़ा करा गई। ये उन दिनों की बात है जब गाय के मीट को लेकर देश में हंगामा सा बरपा था। हर जगह पकड़ धकड़, छापा, मारपीट और हत्याओं का बाजार गर्म था। खौफ के मारे घर में मुर्गा और मछली भी नहीं आती थी। बकरे का गोश्त तो बहुत दूर की बात थी। इस शोर शराबे में भेजा सबका हिला हुआ था। बचपन से जो आदतें सहज रूप से अपना ली गई थी वो हमारी दिनचर्या का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। उन्हें एकाएक छोड़ देना कैसे मुमकिन था। बूचड़खाने बंद हो रहे थे,
कस्साबों को अपना भविष्य अंधेरे में डूबा नजर आ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे कबाब वालों की दुकानों पर ताले पड़ गए थे। खौंचे वाले गायब थे, जबान का स्वाद मर चुका था, बल्कि सच कहा जाए तो वो तरंग खत्म हो गई थी जो तरह तरह के व्यंजन खाकर रगों में दौड़ती महसूस होती थी। दूसरी ओर बंद हो रही दुकानदारों की आमदनी तो भूखमरी तक पहुंच रही थी। ऊपर से बेकारी के आंकड़ों में वृद्धि हो रही थी, मगर सरकार कह रही थी नए रोजगार वो मुहैया करा रही है और चंद वर्षों में बेकारी की दर नीचे आ जाएगी। इसी बात को लेकर चाय की दुकान पर बैठे लोग गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। एक खबर और थी जिसका जिक्र हुआ, मगर उस पर बात ज्यादा टिक नहीं पाई। वो थी शाकाहारी व्यंजनों की, जो स्वाद में वही मजा दें जो मांसाहारी व्यंजन देते हैं। प्रयोग शुरू हो गए और नए कारोबार करने वाले रसोइया वजूद में आने लगे। बात जरा सी थी, मगर ध्यान किसी का उधर नहीं जा पा रहा था कि गिलास ऊपर से देखो तो आधा भरा और नीचे से देखो तो आधा खाली। कुछ दिनों बाद ये जमघट भी उजड़ने लगा और जबान पर रोक लग गई। बोलने का समय कहाँ था। इतनी खबरें, इतनी घटनाएं, इतने कानून, इतने वक्तव्य, इतने वायदे, इतनी आलोचनाएं, इतनी तारीफें और पिछले 75 वर्षों की खुदाई में तबाही को तलाश करने की कोशिशें चलचित्र की तरह गुजर रही थी। जाने कैसी हवा चली थी। जो संयत व संतुलित प्रकृति के थे, एकाएक उनके दिल और दिमाग का संतुलन बिगड़ गया और उनके अंदर से उनका दूसरा रूप प्रकट हो गया और वो दूसरे के धर्मों का खोजी वीडियो डालने लगे। चैनलों पर विचार व्यक्त करने वालों में मारपीट, गाली गलौज शुरू हो गई कि देश देगची के पानी की तरह जैसे उबलने लगा था। संसार भी इस हाहाकार में कैसे खामोश रहता। वो भी टीका टिप्पणी करने लगा। उसी में विकास योजनाओं को लेकर अनुबंध और विश्व स्तर पर यात्राओं का सिलसिला जारी था। यानी कि तीव्र गति से ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने लगीं। किशोर बौखलाए हुए थे कि वो क्या देखें और क्या सुने, क्या सच है और क्या झूठ। उनके घरों में भी एक साथ तीन विचारधाराओं की टकराहटें चल रही थी। नाना नानी, दादा दादी की सोच अलग, माँ बाप की उनसे अलग और बड़े भाई बहनों की उन दोनों से अलग। गरज के अंदर बाहर दोनों जगह शोर ही शोर था। इस शोर में दाल पनीली, सब्जी गायब की फीकी बदमजा परोसी थाली की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। बस किसी तरह जहर मार कर पेट भर लिया जाता था। इस बात की खोज खबर के आखिर नोटबंदी की तरह किचन से सब खास सामग्री क्यों और कहाँ गायब होती जा रही है। इन सारी उठापटक, सारे शोर शराबे के बीच समय दिन, सप्ताह, माह और वर्ष को पार करता आगे बढ़ रहा था। वो अब सामने जो सब देख रहा था वो क्या था, सपना या हकीकत। उसके सारे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई और दिल धड़क उठा किसी अनहोनी के भय से। मगर सुनने को मिला, डर काहे का, यही तो सच है। जीवन की गाड़ी तो घसीटनी पड़ती है भाई। कानून का सम्मान भी तो कोई चीज है चाचा। कानून अगर रोटी नहीं दे सकता तो काहे का कानून बाबू। पुलिस, उसका डर नहीं। यहाँ किसी की नहीं चलती, बस पेट की चलती है। और जब बाजार में डिमांड हो तो उनकी पूर्ति तो करोगे ना बाबू। उसने घबरा कर देखा, सामने खेतों के बीच चौड़ी पगडंडी से गायों की कतारें चली आ रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी से? काहे यूपी से बिहार आती हैं? काहे का तो हमें नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि वहाँ टाका जुड़ा हुआ है। आवारा गायों को गौशाला के नाम पर हमारे पंडित जी बॉर्डर पार करा के यहाँ ले आते हैं और उनको खरीद कर डिमांड हम पूरी कर देते हैं। बकरी भेड़ भी तो हैं। हाँ, तो वो भी तो हैं। साल भर चचा ऐसे ही चलता है क्या? नहीं, त्योहार के दिन
3 दिन ऊपर से ब्याह शादी कमाई हर दम थोड़ी होती है। सुनकर वो सन्नाटे में आ गया। वो घबराया सा चुपचाप जाकर पेड़ की छांव में बैठ गया। गायों के पैरों को आगे बढ़ता देख रहा था और सोच रहा था। पंडित, गौहत्या, भूख, कारोबार, कस्साब, बाजार और उसे बचपन में लिखवाया मास्टर जी का वाक्य याद आया जो उन्होंने किसी लड़के की कॉपी को चेक करते हुए कान उमेट कर कहा था, ये तूने निबंध लिखा है? गाय हमारी माता है, बस हो गया। उस दिन क्या बताया था? दिमाग बिल्कुल खाली है तेरा? फिर गुस्से में बोले थे, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। उसे याद है कि उसने लिखा था कि गाय माता हमारा पालन पोषण करती है, वो हमको दूध देती है, बैल देती है, जिसकी मदद से किसान हल जोतता है, हमें अनाज मिलता है। गाय माता के सींग से बटन बनता है और पशुओं के शिकार से लेकर हलाल तक पहुंचने की प्रक्रिया के बीच कितनी पीढ़ियां गुजर गईं। जानवरों की बलि चढ़ाना, कुर्बानी में जानवर की गर्दन पर छुरी फेरना और धर्म व मान्यताओं से हटकर जब दो देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मूली गाजर की तरह काट फेंकता है। थोड़े से पैसे कभी अपने लाभ के लिए बड़ी आसानी से एक मरे भरे पूरे परिवार वाले इंसान का गला रेत देते हैं, या फिर सुपारी दे बैठता है या फिरौती की मांग करवाता है। ये सब क्या है? क्या जिंदगी की हर परत को हम उम्र के बढ़ने के साथ देखते हैं और ये परतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं? पिछले चंद वर्षों में हमने कितनी परतों को देखा, ये अनुभव हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। वो अपना सर पकड़े बैठा था। गाय उसी चाल से रास्ता तय कर रही थी। सूरज तिरछा हो गया था। कूड़ा खाती, प्लास्टिक निगलती सड़कों पर मटकती भूगी प्यासी गायें ट्रकों से उतरती अब यहाँ लाई जा रही थी, जहाँ उन्हें अपनी भटकन भरी जिंदगी से मुक्ति मिलने वाली थी। अगर ऐसा ना हो तो बूढ़ी गायों की संख्या भारत की जनसंख्या की तरह बढ़ती जाएगी। अचानक उसे ख्याल आया कि भारतवर्ष में इतने जंगल हैं, वहाँ उन्हें ले जाकर छोड़ा क्यों नहीं जाता है। कम से कम घास चरेंगी, फिर मौत आने पर अपनी मौत मरेंगी, मरने के बाद सियार, गिद्ध और कौवों का भोजन बन जाएंगी, यानी कि वहाँ भी उनका अंत वही होगा। बस फर्क ये है कि इसे इंसान काट कर ना खाएं। एतराज़ इंसानों पर है, जानवरों से शिकायत नहीं है। उसके सर में अचानक करंट सा दौड़ा। पॉलिटिक्स बा ई यहाँ की सच्चाई बा बाबू। उसे याद आया आंध्र प्रदेश और राजस्थान की गौशालाएं, जहाँ भूख और मिट्टी के धंसने से सैकड़ों गायों की बेबसी भरी मौतें हुई थीं और गाय का पुतला गुब्बारे की तरह उड़ाने वाले को पुलिस पकड़ने पहुंच गई थी। समय की घटनाओं से वो क्या सीखे और क्या समझे? कौन से पाले में खड़ा हो या फिर कबड्डी के खेल का मूक दर्शक बन जाए। जहां वो बैठा था वहां मच्छरों ने उसे भंबोड़ना शुरू कर दिया था। वो अब यहाँ बैठ नहीं सकता था। सूरज भी पेड़ों के पीछे छुपने लगा था। वो अपनी जगह से उठा और खेत के मेड़ के ऊपर से चलता हुआ घर की तरफ बढ़ा, जहाँ वो लखनऊ से ताया की बेटी की शादी में आया हुआ था। घर के करीब पहुँचते हुए उसे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। शायद कोई रस्म चल रही थी। वो भी धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ा, जहाँ चारपाई, तख्त और कुर्सियों पर बैठे लोग गप्पे मार रहे थे। कुछ खाना पीना चल रहा था। जिधर वो जाकर बैठा था वहाँ जहेज में मिली मोटर नकद रुपयों की बात चल रही थी। लड़की वाले बहुत पैसे वाले थे। उनकी शर्त थी कि लड़की गांव में नहीं रहेगी और दूसरे उससे नौकरी नहीं छुड़वाई जाएगी। दोनों बातें मान ली गई थी। लड़का भी शहर बम्बई में नौकरी कर रहा था, जहां लड़की रहती थी। इंटरनेट की पहचान दोस्ती, फिर मोहब्बत और अब ब्याह में बदलने वाली थी। बम्बई और इस निपट पिछड़े गांव की दूरियां दो इंसानों के बीच तकनीक ने काम कर उन्हें करीब ला दिया था।
कुछ खाने पीने का दिल उसका नहीं चाह रहा था। रात का खाना शानदार और मज़ेदार बना हुआ था। सुगंध से हवा बोझिल थी, लेकिन उसकी भूख जैसे मर गई थी। तबीयत खराब होने का बहाना कर वो ऊपर छत पर बिछे बिस्तरों में से एक बिस्तर पर कोने में जाकर लेट गया। जाने कैसे जहन में नानी का घर उभरा। वो होगा 8-10 साल का। ननिहाल में पड़ोस के घर मिश्रा चाचा के यहाँ गाय पली थी। उसने एक प्यारी सी बछिया को जन्म दिया था। वो उसके साथ खेलता, उससे प्यार करता था। एक दिन सुबह उठा और उठते ही बछिया की तरफ भागा, जहाँ वो सफ़ेद काली आंखों वाली उसकी बछिया पूरी तरह से पिट रही थी और गाय अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वो घर के चौखट पर ठिठक कर खड़ा हो गया था। दिल जोर से धड़कने लगा था। छोटी सी बछिया ज़मीन पर बेसुध पड़ गई थी और मारने वाले के हाथ के थप्पड़ों को रोक पास पड़ी पेड़ की टहनी ज़मीन से उठाई और चीखे। किसने बछिया खोली थी? उनके घर में सन्नाटा छाया रहा। पिटने का कोई तैयार ना था। सबके चेहरों पर नागवारी के भाव झलक रहे थे। उसने कुछ समझ में नहीं आया। वो रुहासा सा लौट कर बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गया और आंखें बंद कर लीं, मगर कान खुले थे। बच्चियां माँ का दूध पी गई थी और थन में ना के बराबर दूध बचा था। आज उनके किसी ग्राहक के यहाँ कोई उत्सव था, जहाँ उन्हें दूध पहुँचाना था। माँ कमरे में रोते हुए छोटे भाई को लेकर आई और बिस्तर के किनारे बैठ उसे दूध पिलाने लगी थी। तभी नानी ने उन्हें आवाज़ दी तो पास बैठी छोटी बहन से वो बोली, जाकर कहना भैया दूध पी रहा है। ये सुनते ही उसके बदन में जैसे करंट दौड़ गया। वो उठकर बैठ गया। कुछ पल माँ के चेहरे को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मा, गाय का बच्चा क्या अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता है? माँ ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। पहले तो चुप रही, फिर बेटे ने जब उसका बाजू हिलाया तो उन्होंने गर्दन हाँ में हिला दी। तो फिर उसे मारा क्यों अम्मा? दूध के लिए ही तो उन्होंने गाय पाली है ना। हाँ, मगर वो अपनी माँ का ही तो दूध पी रहा था, फिर उसे मारना नहीं चाहिए था। तुम ठीक कहते हो, गलत किया उन्होंने। माँ इतना कहकर चुप हो गई। सुबह उसने नाश्ते में थोड़ा सा कुछ खाया और दूध पीने से इनकार कर दिया। उसके हलक में कुछ अटक रहा था, कुछ बाहर आना चाहता था। वो चुपचाप घर से निकला और पड़ोस के गाय के ऊपर जो छप्पर पड़ा था वहाँ जाकर खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे वो ज़मीन पर पड़ी बछिया के पास गया और उसका बदन सहलाने लगा। उसका बदन स्पर्श पाकर हिला और वो उठकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। उसने बछिया के मुंह पर प्यार किया और उसे गले में बाहें डाल दी। वो उसे चाटने लगी। पास बैठी गाय चुपचाप बैठी थी। उसने सुबह से नान में मुंह नहीं डाला था। आसमान पर खिले तारे और यादों के गुजरते काफिले को देखते देखते जाने कब उसे नींद आ गई। 3 दिनों तक दावतों का दौर चलता रहा। आसपास के गांव से ठाकुरों का आना भी बड़ी संख्या में हुआ। इस इलाके के हिंदू मुसलमानों के बीच आज से नहीं, पीढ़ियों से ये रस्म चली आ रही है कि वे न सिर्फ एक दूसरे के ब्याह शादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हर तरह की व्यवस्था में सहायता भी करते हैं। पंडितों के लिए शाकाहारी पकवान भी बनते हैं। किशोर जुबैर ये सब देख समझ रहा था। वो पहली बार बाप के साथ यहाँ रिश्तेदारी में आया था। स्कूल में छुट्टी भी थी। उसे याद आ रहा था लगभग 2 साल पहले उसके अब्बा घर के लिए गाय खरीदने गए थे। घर में जब से दोनों जवान गायें मैं बछड़ों के सांप काटने से मरी थी, उससे सबका दिल दुखा हुआ था। दूध बिकना बंद हो गया था और हाथ तंग। किसी तरह पैसे का जुगाड़ बना चचा और अब्बा मवेशी बाजार गए थे और लौटते हुए 2 सुंदर सी गाय लाने का वायदा कर हम सब को एक सपना दिखाकर चले गए थे। घर में एक खुशी सी फैल गई थी। अम्मा और फूफी ने सोने छप्पर के नीचे का हिस्सा साफ कर लिपाई की और भूसा घर ठीक किया, तो हम तीनों भाई बहन पास के मैदान में घास उखाड़ने दौड़ गए। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे सबकी आंखों में गाय देखने की बेताबी बढ़ रही थी। शाम ढल गई।
सबके मुंह लटक गए। अम्मा और दादी को चिंता सी लग गई। तभी पड़ोसी दशरथ काका परेशान से आए और जो खबर उन्होंने दी वो हम सबको सुन करने के लिए काफ़ी थी। अरे गजब हो गया, वो दोनों भाई हवालात में हैं। अभी अभी उनका फ़ोन मेरे पास आया था। हुआ क्या? घबराई सी अम्मा बोली। जो दशरथ चाचा ने बताया वो हम सबको अजीब सा लगा। हुआ यूं कि जब चाचा व अब्बा खुशी खुशी गाय खरीद कर गाँव से लौट रहे थे तो रास्ते में कट्टा लिए दो हट्टे कट्टे मुंह पर अंगूछा लपेटे खड़े मिले और मार पीट कर गाय छीन ले गए। जब वो दोनों थाना शिकायत करने पहुंचे तो उल्टा उन पर आरोप लग गया। अब्बा और चचा के लाख सफाई देने के बाद कि हमने पालने के लिए गाय खरीदी थी, मगर उन्हें यकीन नहीं आया। गाय हाथ से गई तो गई, ऊपर से वो बंद भी कर दिए गए। गांव के बाकी ग्वाले ने सलाह मशवरा आपस में किया और दूर का थाना जहां करीम और शरीफ बंद थे जाने को सोचा ताकि मामला संभल जाए। उन दोनों को छुड़ा लाए। मोटरसाइकिलों पर वो सब चल दिए। हालात कुछ ऐसे थे कि हवा एकदम अलग बह रही थी। हवालात में बंद करीम व शरीफ जी भर कर पिट पिटा कर लाचार से बैठे थे। गांव वालों को अचानक वहां देख उनकी ढाढ़ बंधी। बात जब पुलिस व उन गौलों के बीच हुई तो पुलिस वाले ने अकड़ते हुए कहा, भाई अपराधी को सजा मिलनी ही है। मगर साहब अपराधी तो वो है जो गाय छीन कर ले गए हैं। उन्होंने छीना नहीं, तुम जैसे हथियारों से बचाया है उन पशुओं को। आप जो कह रहे हैं ठीक है, मगर हमारी FIR तो लिखिए पहले। सबूत क्या है तुम लोगों के पास कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? पुलिस वाला भड़क उठा। हम ग्वाले हैं, दूध बेचकर ही हम अपना परिवार पालते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है? सारा गांव जानता है ये दोनों भाई नई गाय खरीदने गए थे। जिनसे खरीदी हम उनका नंबर देने को तैयार हैं, बात कराने को तैयार हैं। ठीक है, इतना कहकर उनके आसपास हल्के से भीड़ जमा हो गई और उन्होंने कानाफूसी शुरू कर दी और आखिर में 1000 रुपया लेकर वो दोनों छोड़ दिए गए। इस भारी चपत से माली तौर पर दोनों भाई उबर नहीं पाए, क्योंकि शरीफ ने डर के मारे अपनी 5 गाय बेच दी और काम की तलाश में शहर की तरफ चला गया, जहां उसकी बीवी का बड़ा भाई किसी ऑफिस में क्लर्क लगा हुआ था। अपना धंधा, वो भी खानदानी, इन दोनों भाइयों को छोड़ना बहुत अखरा। साथ ही 1-2 और गौलों को भी भय लगने लगा इस घटना के चलते। उनका मन भी अब इस दूध बेचने की प्रक्रिया से खट्टा हो गया था। शादी खत्म हुई, मेहमान वापस जाने लगे। दोनों बाप बेटे भी जाने की तैयारी करने लगे। जुबैर जितना सोच कर आया था कि शादी के पकवान खाएगा, खूब मज़ा करेगा, इधर उधर घूमेगा, दूल्हा दुल्हन को देखेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसका दिल व दिमाग अनेक तरह के सवालों से घिर गया और कोई अनहोनी होने की घबराहट से वो बेहाल था। लौटते हुए उसे यकीन था कि वो फिर इस दुखदाई दृश्य को देखेगा जहाँ सूखी मरियल बूढ़ी गायें लड़खड़ाती डगमगाती कच्चे रास्ते को तय करती हुई नजर आएंगी। अब्बा भी उन्हें देखेंगे। उसने घबरा कर आंखें बंद कर लीं। रास्ता सूना था। कोई आहट ना पाकर उसने आंखें खोली तो देखा वहाँ खेतों के अलावा कुछ न था, न कोई निशानी, न कोई सबूत। कथा संवेद, कथा संवेद, कथा